कितना डिस्टेंस 4 मीटर्स. इट्स टॉप स्लाइड्स डाउन 3 मीटर्स डाउन द वॉल एंड ये एंगल चेंज हो जाता है 30 डिग्रीज. एक प्लेन है जो पहले उड़ रहा था और दूसरा प्लेन आकर उसके ऊपर से गुजरा. थोड़ी देर के लिए हमने इनको स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमें ये सिचुएशन को ड्रॉ करना है. एंड हाइट्स ऑफ द टू पिलर्स आर 29.6 एंड 49.6 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये पॉइंट अगर 20 मीटर्स है तो यही 20 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा. अब अगर यहाँ पर 20 है तो ऊपर वाला h-20 हो जाएगा. ये कन्वर्जन्स आप डायग्राम में जरूर कर लेना. तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस. थर्ड केस में उन्होंने मेंशन किया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिकॉज दे वांट यू टू चेक कि भाई तीनों चीजें आपको आती है कि नहीं आती हैं. तो एक हमने निकाला वर्टिकल, एक हमने निकाला डायगोनल और एक हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड स्लोपिंग डिस्टेंस. अब स्टार्ट करते हैं अपने वही फॉर्मेट से. Hello everyone, so I'm back with the second module of the chapter number 9, some applications of trigonometry. इसके पहले मॉड्यूल में हम 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की. तो बिना किसी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. आई जस्ट रिपीट, पहले मॉड्यूल में हमने एक्सप्लेनेशन और 5 आसान क्वेश्चन किए. बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अब हम नेक्स्ट 5 करने वाले हैं और लास्ट में आएंगे 5 ट्रिकी क्वेश्चंस. अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू द ग्राउंड if the foot of the ladder is pulled away. So basically एक दीवार है जिसके साथ एक लैडर लीन करके खड़ी है. कैसा होता है वो सिचुएशन? हमने एक यहाँ पर वॉल ले लिया और एक सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, सबने देखा होगा कि वॉल के साथ एक लैडर को कैसे खड़ा किया जाता है. सम एंगल अगर आप बिल्कुल साथ में चिपका के खड़ा करने की कोशिश करोगे तो लैडर गिर जाएगी. ठीक है, सो एक बेसिक सा सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन है दैट अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. तो इसमें देखने वाली बात है कि जब हम वॉल लेंगे तो वो हमारी ग्राउंड लेवल से बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस्ड है. ठीक है, एंड लैडर जो है हमारी डायगोनली उसके साथ अलाइंड है. तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? हम देखते हैं ग्राउंड का लेवल और वॉल का साइड व्यू. साइड व्यू क्यों? क्योंकि सामने से देखेंगे तो हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे. तो वॉल को बेसिकली मैंने एक ब्रॉड वॉल दिखाने की बजाय आई कैन टेक अ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो गई हमारी वॉल और ये आ गई हमारी लैडर. ये हमने एक लैडर का प्लेसमेंट देख लिया. अब इनके बीच में क्या कनेक्शन दिया हुआ है कि ये जो लैडर है वो 45 डिग्रीज पे अलाइंड है. तो 45 डिग्री को मैंने अलाइन कर दिया. अब क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द फुट ऑफ द लैडर, अब फुट ऑफ द लैडर कहाँ है? यहाँ है. ये है उसका फुट. ओके, सॉरी जस्ट अ सेकेंड. ये हमारा जो फुट है उसके अंदर हम उसको पुल कर रहे हैं. पुल करने का मतलब है हम इसको यहाँ थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं. ड्रैग करने का मतलब है लैडर की लेंथ तो वही की वही रहने लगी है, इलास्टिक की थोड़ी है जो स्ट्रेच हो जाएगी. तो ये लैडर यहां से नीचे आ जाएगी. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मीन टू से. इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, कितना डिस्टेंस 4 मीटर्स. इट्स टॉप स्लाइड्स डाउन 3 मीटर्स डाउन द वॉल एंड ये एंगल चेंज हो जाता है 30 डिग्रीज. तो कैसी होगी वो नई वाली पोजीशन उसकी? यहां से हमने इसको शिफ्ट किया तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया हमने? यहाँ पर 4 मीटर्स शिफ्ट किया. ये 4 मीटर्स हमने शिफ्ट किया और नीचे से वो यहाँ ऊपर से कितना नीचे आ गई? 3 मीटर्स नीचे आ गई. ये आ गई नई सिचुएशन. और ये नया एंगल जो हमारा यहाँ पर बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्रीज का. ठीक है, डायग्राम क्लियर है. और ये जो वॉल हमने बनाई है ये वॉल हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल. बहुत आसान सा डायग्राम है. बट हमें निकालना क्या है? फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लैडर. हमें इसमें 2 चीजें निकालनी है. एक ये फाइनल हाइट. फाइनल हाइट मतलब यहां से नीचे स्लाइड डाउन करने के बाद वाली हाइट. तो ये हमें हाइट निकालनी है h और निकालनी है लेंथ ऑफ द लैडर. लेकिन उस लेंथ को निकालने के लिए पहले हमें बेस लाइन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो बेस लाइन में ऑल्दो ये वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई है लेकिन हम इसको x रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये वैल्यू निकालेंगे. और कैसे ये हमको लैडर की लेंथ निकालने में हेल्प करेगा वील सी इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये हमने हाइट मार्क कर दिया, ये x ले लिया. और भूलना नहीं है कि हमें लेंथ ऑफ द लैडर भी निकालनी है तो मैंने उसको लिख के रख लिया L. ठीक है, डायग्राम अगर ठीक से समझ आ गया है तो हम अपनी वही टेक्निक स्टार्ट करते हैं. कौन सी टेक्निक? हम इसके अंदर सारे पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया और हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. कौन से होंगे वो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स?
एक 30 डिग्री एक्यूट एंगल के साथ और एक 45 के साथ। अगर हम 45 के साथ लेके चले तो हमारा ट्राइंगल बनता है CAD, और 30 डिग्री के साथ लेके चलते हैं तो EAD। बस हमने वही बॉक्स बनाया, उसके अंदर दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किए। ये एंगल जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये जो एंगल है यहाँ पर, जो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ बेटा, ये एक इंपॉर्टेंस है इसकी। हम एग्जाम में कई बार नेमिंग में गड़बड़ कर देते हैं। नेमिंग में गड़बड़ कर भी दो, एंगल में गड़बड़ नहीं करनी है। तो अगर हमने ऊपर एंगल लिख लिया तो आप उस एंगल को देखकर कभी भी गलती नहीं करोगे। ये छोटा सा एक एडवाइस है, कंपल्सरी नहीं है, इसके कोई मार्क्स ना मिलते हैं ना कटते हैं, बट मेरा सजेशन है कि ये एंगल आप लिखकर रख लेना। दूसरे वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है। अब क्या है, हमें टैन रेशियोज अप्लाई करने हैं, तो हमने दोनों में टैन रेशियोज को अप्लाई कर दिया। टैन 45 से वैल्यूज काफी आसानी से मिल जाती हैं। टैन 45 इज 1, उससे मुझे मिल गया परपेंडिकुलर इक्वल टू द बेस, दैट मीन्स x इज इक्वल टू h+3। x भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, दो अननोन्स में मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स। मुझे h की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे अगले स्टेप में x को एलिमिनेट करने की। लेट्स सी इन दिस ट्राइंगल विद 30 डिग्री एंगल, tan 31/√3, और हमने वैल्यू डाल दी h/x+4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आ गया √3 टाइम्स ऑफ h इज इक्वल टू x+4। अब मुझे h की तो वैल्यू निकालनी है, पर मुझे ये x नहीं चाहिए। x नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा √3h इक्वल टू h+3 प्लस 4, वो मिलके बन जाएगा हमारे पास +7। अब है हमारे पास √3h एंड h+7। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम h को कॉमन लेते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और √3 - 1 टाइम्स h इक्वल टू 7 आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम कर जाते हैं, बच्चे कर जाते हैं, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करना है। वैसे भी इस क्वेश्चन में कहीं पर √3 का वैल्यू तो हमको दिया नहीं हुआ है, तो हमें अभी सब्सटीट्यूट नहीं करना है। नहीं करना है तो हम h को लिखेंगे किस तरह से, 7/√3 - 1। अब 7/√3 - 1 है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो √3 + 1 एंड √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारी परफेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है। ये आपको अच्छे से आता है, लेकिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा वर्क करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ √3 + 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 3 - 1, दैट गिव्स मी 2। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, उससे मेरे पास h का वैल्यू आ जाता है 7 टाइम्स √3 + 1/2, और ये √3 + 1/2 कैसे आया है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक पार्ट मेरा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। कौन सा? फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे लेंथ निकालनी है। नाउ लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर चाहे वो 45 डिग्री का ट्राइंगल हो या 30 डिग्री का हो, सेम रही है, क्योंकि लैडर की लेंथ हमारी चेंज नहीं हुई है, उसका बेस और हाइट चेंज हुआ है, बट हाइपोटेन्यूज इज द सेम। तो हम कोई भी ट्राइंगल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं और उसके अंदर कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे अगर हमें हाइपोटेन्यूज को यूज करना है। या तो आप कॉस ले सकते हो या फिर आप साइन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया है कि इन दिस ट्राइंगल लेट अस कंसिडर द साइन रेशियो। कौन सा ट्राइंगल? 45 डिग्री के रेशियोज याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। वैसे 30 भी, साइन 30 इज इवन ईजियर, बट आपकी चॉइस है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो ट्राइंगल ले लो। साइन क्यों लेना पड़ा वो हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हम ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मुझे साइन रेशियो लिया और AD/CD अप्लाई किया ना। AD है हमारा h+3, h+3 को हमने ले लिया, और CD हमारा लेंथ है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया एक लेटर L से। ठीक है, तो ये हम अगर सिंप्लीफाई करें, h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7 टाइम्स ऑफ √3 + 1/2। यहाँ पर वैसे हमको वैल्यू √3 का दिया नहीं है, तो ये वैल्यू निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर रखा है। ये क्वेश्चन मैंने एवरेज कैटेगरी में क्यों रखा है? इन्हीं कैलकुलेशंस की वजह से रखा है, क्योंकि यहाँ पर √3 भी आ रहा है, यहाँ √2 भी आ रहा है, और हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेशंस के हिसाब से ध्यान से डील करना है। तो मैंने अगर h का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया तो मेरे पास L का वैल्यू आ जाता है 12.56 इंटू √2 अगेन
फिर से मैं बार बार कह रही हूँ, ये डेसिमल्स में निकालना ज़रूरी नहीं था, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए निकाला है। आप इसको ध्यान से √3 और √2 में निकाल के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं। अब हमारा लेंथ ऑफ द लैडर भी आ गया और हमारा फाइनल हाइट भी आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An airplane, when flying at a height of 3000 meters from the ground, passes vertically above another airplane at an instant when the angles of elevation। बहुत लंबा प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को पूरा पढ़ोगे तो पहली लाइन भूल जाओगे, दूसरी पढ़ोगे तो तीसरी भूल जाओगे। तो इस क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में बांट के साथ साथ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हो क्या रहा है। एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले तो हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, और बेसिकली बात हो रही है दो एयरप्लेन्स की। कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन तो वही होगा जिसकी पहले क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्लेन। ये है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एन एयरप्लेन, सो बेसिकली दिस इज आवर प्लेन, इस प्लेन की हम मेन बात कर रहे हैं ना। ये प्लेन जब किसी दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजरा, राइट, तो यानी कि हमारा वाला प्लेन ऊपर है और वो किसी दूसरे प्लेन के ऊपर से जा रहा है। सो दिस इज अ सिचुएशन, दिस विल बी कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लेन। इट्स फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स। तो बेसिकली ग्राउंड है, एक प्लेन है जो पहले उड़ रहा था और दूसरा प्लेन आकर उसके ऊपर से गुजरा। थोड़ी देर के लिए हमने इनको स्टॉप कर दिया है, क्योंकि हमें ये सिचुएशन को ड्रॉ करना है। तो ये दोनों प्लेन्स के पोजीशंस को हम पॉइंट्स से मार्क करेंगे, और लिखा है एक पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो पॉइंट P मैंने ले लिया ग्राउंड पे। इन दोनों प्लेन्स को भी हम डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट से तो मार्क करेंगे। बेस ले लिया A, यहाँ पर दूसरा पॉइंट और वहां पे दूसरा पॉइंट। सो बेसिकली ये जो पॉइंट्स B और C हैं ये उन दो प्लेन्स की पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से प्लेन की हाइट हमको दी हुई है? आर प्लेन, जो हमारा वाला प्लेन है वो है 3000 मीटर्स की हाइट पर, और हमारा वाला प्लेन ऊपर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो गलती होती है 3000 B होगा या C का हाइट होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें बनाने बहुत सिंपल इनके एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अगर मैं बिल्कुल कोई दिमाग ना भी लगाऊं तो पता चलता है कि नीचे वाले प्लेन का एलिवेशन कम होगा, ऊपर वाले का ज्यादा होगा। सो ये एंगल्स हमको 60 और 45 दिए हुए हैं। 60 और 45 से भी मुझे एक हिंट मिलता है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। चिल्ड्रन, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप एग्जाम में अगर इग्नोर करते हो तो दिमाग नहीं लगाने का टाइम होता है, उस टाइम पे जल्दी से हमें सॉल्व करना होता है। सो बी वेरी क्लियर। ऑर्डर देखो, क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट प्लेन, आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वर, फर्स्ट पैराशूटिस्ट, तो फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है वो इनके एंगल से भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। एंगल्स लिखे हैं 60 डिग्री एंड 45, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्लेन हमारा ऊपर वाला, उसका ही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। ये एक समझाने की बात थी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें निकालना है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। प्लेन्स को हमने उड़ा दिया है, काफी देर से होल्ड किया हुआ था, ये हमें वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। और बाकी कुछ खास नहीं है, लेकिन एक और चीज है ध्यान रखने की, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें इस प्लेन का डिस्टेंस P से निकालना है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर से हम वही काम करते हैं, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक 60 का एक 45 का। कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे? सेम परपेंडिकुलर्स हमको दिए हुए हैं और बेस हमारा कॉमन है। AP इज द कॉमन बेस, तो बिना सोचे समझे हम tan रेशियो अप्लाई कर देते हैं। tan 45 होने से एक बहुत फायदा है, tan 45 से हमको ये वाला, ये हाइट, अब ये कितना होगा, AB कितना होगा, 3000 में से इस h को माइनस कर दिया जाए तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 3000 माइनस h। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो AP का वैल्यू आ गया। AP का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल यही है एक कॉमन कनेक्शन बिटवीन द टू ट्राइंगल्स, तो AP को हमने निकाल लिया। अब 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को देखा जाए तो उसकी हाइट तो 3000 गिवन है, तो 3000 हमको गिवन है, tan 60 इज √3, सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास AP का वैल्यू आ गया 1000 √3। अभी 1000 √3 कैसे आ गया? यहां पर 3000 कैन बी रिटन एज 1000 इंटू 3, यहां पर √3 है,
कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होके ना डर के मारे बहुत रैशनलाइजेशन शो करते हैं, पहले √3 को वहां लेके जाएंगे फिर रैशनलाइजेशन करेंगे। नो नीड चिल्ड्रन, आप सीधा यहाँ से कैंसिल करके आप ये लिख सकते हो 1000 √3 एंड नोबडी विल कट योर मार्क्स। ठीक है, एपी आ गया 1000 √3। अब हमें करना क्या है, एपी दोनों तरफ से आ चुका है, यहाँ से आया है 3000 माइनस एच, यहाँ से तो वैल्यू ही आ गई है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास h का वैल्यू आराम से आ जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब ये 1270 कैसे आ गया, सीधा कैसे आ गया, क्यों आ गया और किस लिए आ गया, क्योंकि यहां पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक √3 इज 1.73, यहां पर हमें चॉइस नहीं दी गई है, तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं लेना है, वही लेना है जो क्वेश्चन में लिखा है, ना तो 1.732 ना 1.7। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टेक 1.73, तो वही वैल्यू को हम अगर यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1.73 को यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 1.73 इंटू 3 zeros विल मेक इट 1730, और इसको 3000 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी हाइट आ जाती है 1270 मीटर्स। ठीक है, ये हमारी हाइट आ गई, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। और हमें कुछ निकालना था, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस ट्राइंगल में हमें ये लेंथ निकालनी है, साइड PC, ये साइड है हमारी वहां पर जहां पर एंगल है हमारा 60 डिग्री का। और सबसे बड़ी बात है परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है और हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो डेफिनेटली द चॉइस ऑफ रेशियो वुड बी साइन। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भूल ना जाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। यहां पर एक कॉमन एरर क्या भूल जाओगे आप, कि हमें ये लेंथ भी निकालनी थी, इसको नहीं भूलना है। इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है, पहली बात तो आप जितनी भी वैल्यूज आपको निकालनी है, यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है आप स्टार्टिंग में लिख कर रख सकते हो, या फिर फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, ये पार्ट 1 हो गया हमारा एंड ये पार्ट 2 हो गया। कुछ भी करना, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट के पार्ट्स नहीं छोड़ना। सारी मेहनत तो हमने शुरू में कर ली, लास्ट में एक पार्ट छूट गया, 1 मार्क चला गया हमारा। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 अप्लाई कर दिया तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, इसको हमने 2000 √3 मिल गया। अगेन आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू फॉर √3 एज 1.73 एंड ये आंसर आ गया। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में है चिल्ड्रन, सो यू मस्ट कंक्लूड द आंसर विद द फाइनल स्टेटमेंट्स। पूरे के पूरे स्लाइड पे मैंने कोशिश की है कि एक मॉडल आंसर को सजा के आपको दिखाया जाए, ताकि आपको ये पता हो कि एग्जाम में कैसे लिखना है। इस डायग्राम के अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1.5 से लेकर 2 मार्क्स हो सकते हैं। आपने ये दोनों ट्राइंगल्स पिकअप करके राइट रेशियोज लगा दिए, 1 नंबर आपको उसी से मिल जाएगा। उसको आपने कैलकुलेट करके सॉल्व करके कोई वैल्यू निकाल ली, उससे 1 नंबर मिल जाएगा, और लास्ट में आधा नंबर फाइनल स्टेटमेंट का। तो कुछ नहीं छोड़ना है। दिस इज द परफेक्ट मॉडल आंसर फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी फॉर्मेट से हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। इफ द 2 पिलर्स वर इक्वल इन हाइट, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने बहुत बार किया होगा, बट इस केस में क्या डिफरेंट है, 2 पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ 80 मीटर वाइड रोड। तो सबसे पहले तो हम एक 80 मीटर वाइड रोड ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक 80 मीटर वाइड रोड ले ली है और हमें बनाने हैं 2 पिलर्स। 2 पिलर्स तो बनाने हैं, बट जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली हम लोग अपने एक्सरसाइजेस में कर रहे हैं उसमें 2 इक्वल हाइट के पिलर्स हैं, वो क्वेश्चन काफी आसान है। इस केस में दिया हुआ है हाइट ऑफ 1 पिलर इज 20 more than the height of the other pillar। ये भी CBSE PYQ का क्वेश्चन है जहां से मैंने पिकअप किया है। इवन आई वाज सरप्राइज कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है, हमने तो इक्वल पिलर वाला क्वेश्चन किया है। नो, बट दिस हैज कम इन द CBSE एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल अबाउट दीज लिटिल थिंग्स। कई बार हम क्वेश्चन देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो हमने किया हुआ है, जल्दी से बना देते हैं। This is the difference here. Height of 1 pillar is 20 more than the height of the other. तो 2 पिलर्स हमने बना लिए, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 मीटर्स। तो डेफिनेटली छोटे वाले पिलर को H ले लो और दूसरे वाले को H plus 20। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग चिल्ड्रन, ड्रॉ द डायग्राम्स यूजिंग द लाइन सेगमेंट्स एंड द लाइन्स, और जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है उनको एल्जेब्रिकली या न्यूमेरिकली डायग्राम में प्लॉट कर दो। ये तो हो गया, हमने 80 मीटर्स भी ले लिया, हमने 20 मीटर्स भी यूज कर लिया। Now from a point on the road between the pillars, ये है दूसरी गलती। जब भी लिखा हो ना between the pillars,
मिड पॉइंट नहीं लेना है प्लीज, ओके, मिड पॉइंट नहीं लेना है, वो पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, हमें ये पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, आपसे पोजीशन पूछी जा रही है, आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते हो कि हम इसको बीच में ले लेते हैं 40 मीटर्स पे, ऐसा नहीं है। तो यानी कि आपको वो पोजीशन नहीं पता, सो लेट P be any point that represents the position of observation on the 80 meter wide road। ये हमने ले लिया और हमको दिया हुआ है एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू टॉप्स हम पहले नेम कर लेते हैं। बेस लाइंस हमने ले ली ए और बी, और हमने दोनों टॉप्स को भी मार्क कर लेते हैं सी और डी, और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हायर पिलर इज 60 डिग्री, डेफिनेटली ये हायर पिलर है, इसका एंगल 60 हो गया, और दूसरे वाले का हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमने दोनों को मार्क कर लिया, वहाँ टॉप्स के पॉइंट्स मैंने मार्क नहीं किए थे तो अब कर दिए सी और डी, ठीक है, पिलर्स चले गए। ये हमारा पूरा डायग्राम रेडी है, बड़े आराम से, इसमें तो दोनों ट्राइंगल्स दिख भी अलग अलग ही रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है यहाँ पर 60 डिग्री वाला, और एक दिख रहा है हमको 30 डिग्री वाला, ठीक है, और यहाँ पर √3 का वैल्यू भी दिया हुआ है। कुछ नहीं करते हैं, हम सीधा का सीधा यहाँ पर tan रेशियोज लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से मैंने इसको मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में रखा। क्या है? वी हैव टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट P, यानी कि वो P A से कितना दूर है और B से कितना दूर है, ये भी हमें पता लगाना है। सो इन दोनों वैल्यूज को हम x और y ले लेते हैं, और अच्छी बात यह है कि x और y में हम चाहें तो y को 80 माइनस x भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने x और y ले लिया, और x और y का सम विल बी 80 मीटर्स। ये डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। तो चलो इसी को यूज करके इक्वेशन बनाते हैं। दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं, PAC एंड PBD, एक में 30 है एक में 60 है। दोनों केसेस में हमको हाइट्स h के टर्म्स में लेनी है और बेस लाइंस हमारी x और y के टर्म्स में है, तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा, है ना, लेकिन जो भी हाथ में आएगा वो h x और y के टर्म्स में होगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन बनानी है x और y को यूज करके, तो x का वैल्यू ले लिया h के टर्म्स में, y का वैल्यू ले लिया h के टर्म्स में, और दोनों को ऐड कर दिया बिकॉज इनका सम हो जाएगा यहाँ पर 80। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं √3 को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा h का वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाएगा √3 से। हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मेरे पास बचेगा h + 20 + 3h = 80 टाइम्स ऑफ √3। मुझे निकालना है ये h का वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आराम से आंसर आ जाता है 20 √3 - 5। अब क्योंकि हमको यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, तो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करके हमको डेसिमल में आंसर देना है। तो ये आ गई हमारी हाइट। अब हाइट ऑफ वन पिलर इज 29.6, यानी कि छोटे वाले पिलर की हाइट हमारी आ गई, तो बड़े वाले की बड़े आराम से हम 20 ऐड करके निकाल के रख सकते हैं। लेकिन अब हमें निकालना है x और y। x और y निकालने के लिए हमें इन एक्सप्रेशंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि h अगर आ चुका है तो हम x और y निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों को नहीं निकालना है। एक को भी निकालेंगे तो पोजीशन बताने में काफी है वो। तो दोनों में से ज्यादा सिंपल एक्सप्रेशन कौन सी लग रही है? इन दोनों में से अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो x को अगर देखो तो h + 20 अपॉन √3 एंड y = h टाइम्स √3, मुझे ये ज्यादा सूटेबल लग रही है, तो y को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 बार √3 से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसलिए हमने h को ये वाला वैल्यू पिकअप किया, 20 √3 - 5, उसको इंटू √3 किया। तो ये सिंप्लीफिकेशन के सिंपल स्टेप्स है बेटा। मुझे खुद टेंशन होती है बच्चे गलती तो नहीं कर देंगे, इसलिए मैं खुद भी नर्वस होती हूँ, बेटा ये ध्यान से कर लेना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वरीड हूँ, बट प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ट्रांसपोज कर रहे हैं टर्म्स को, नीचे लेके जा रहे हैं, इरेशनल को कन्वर्ट कर रहे हैं रैशनल में। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टेप्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, take this value and substitute wherever it is mentioned। तो यहाँ पर भी mentioned है, हमने √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशंस आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये आ गया y = 51.35। अब x और y तो हमने लिया था, क्वेश्चन ने कहा था एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अब पोजीशन ऑफ द पॉइंट आ चुकी है हमारे पास, कैसे आई है? हमने y का वैल्यू निकाला है। y का वैल्यू क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शॉर्टर पिलर। तो हम इसको ऐसे करके कंक्लूड कर देते हैं, पॉइंट बिटवीन द पिलर्स इज 51.35 मीटर्स अवे फ्रॉम द
शॉर्टर पिलर, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बताना भी हो तो 80 में से हम माइनस कर सकते हैं। एंड हाइट्स ऑफ द टू पिलर्स आर 29.6 एंड 49.6 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी आराम से हो गया। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये मुझे ऐसा लगता है देखने में जितना मुश्किल डायग्राम होता है ना, सॉल्व करने में उतना ही आसान होता है ये क्वेश्चन। और दूसरी बात, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो सबसे पहली बात है, इसके अंदर एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, यहाँ पर मैंने थोड़ा डेप्थ भी दिखाया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। रिफ्लेक्शन लेक में दिख रही है, तो लेक का डेप्थ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डॉटेड लाइन से सिर्फ शो किया है, आप एग्जाम में ही डॉट्स नहीं बनाना। ठीक है, लेक मैंने ले लिया, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर लेवल। यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। नाउ एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ द लेक, यानी यहां से मुझे एक पॉइंट लेना है जो 20 मीटर अबव है। अब ऐसे तो ले नहीं सकते, तो मैंने फिर से वो एक क्लिफ ले लिया है, उसके ऊपर अगर हम एक पॉइंट को मार्क कर ले और यहाँ लिखा हुआ है एट अ पॉइंट ए, तो हमें इस पॉइंट को ए ही मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए इज 20 मीटर्स अबव द लेक। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट्स को मार्क करें, ये हो गया पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेक, पॉइंट बी को हमने बेस लाइन लेकर छोड़ दिया। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना जरूरी है क्योंकि जब हम किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमें ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं हम पॉइंट ए से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। अगेन आपको पूरा क्लाउड तो बनाना नहीं है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द क्लाउड विद अ पॉइंट सी। हमने यहाँ पर पॉइंट सी मार्क कर दिया, सी से मैंने क्लाउड को मेजर करने की कोशिश की तो सी ले लिया, वहां पर पॉइंट सी आ गया हमारे पास। इसका एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 30 डिग्री। बड़े आराम से ये हमारा बन जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी प्रॉब्लम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, अब नीचे हम क्या देख रहे हैं, नीचे हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। ये दो बार आ गया है इन द लेक, इन द लेक, इसको मैं काट देती हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन इन द लेक, इन द लेक। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में आप देखोगे, अगर आप मिरर के पास जा रहे हो तो आपकी शैडो भी आपको लगता है पास आ रही है, और अगर आप पीछे जा रहे हो तो वो भी दूर जा रही है। दिस इज अ सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन फिजिक्स। तो अगर हमारा क्लाउड इस लेक से h मीटर्स ऊपर है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी h मीटर्स डाउन द लेक बनेगी। दिस इज वन सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे उसकी जाकर इमेज बन गई है। अब अगेन इमेज बन गई है, उसको भी हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। यहां पर हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट डी। ठीक है, अब ए से हमें डी को देखना है, अब आसान हो गया है। लाइन ऑफ साइट बना दी, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, कौन सी गलती नहीं करनी है, यहां पर एंगल मार्क नहीं करना है। दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है ये वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बना है। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी नाउ 60 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स आ गए, वहां पर एक 90 डिग्री एंगल मार्क किया। अब इसमें हम थोड़ी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग मतलब वैल्यूज। अब हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द क्लाउड किसी ने पूछा नहीं है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। तो यानी कि ये डायगोनल डिस्टेंस हमें हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में यहाँ पर निकालना है। लेकिन इस तक हम तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास कुछ हाइट्स होंगी। तो उसके लिए हम हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक ले लेते हैं। नाउ हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेट इट बी h। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर क्लाउड h मीटर्स ऊपर है तो रिफ्लेक्शन भी h मीटर्स डाउन ही होगी। तो दो मेजर्स हमारे पास आ गए हैं। ये पॉइंट अगर 20 मीटर्स है तो यही 20 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 20 है तो ऊपर वाला h माइनस 20 हो जाएगा। ये कन्वर्जन्स आप डायग्राम में जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप ट्राइंगल की वैल्यूज पिकअप करोगे तो गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ये टोटल h था, ये 20 आ गया यहाँ से, तो ये h माइनस 20 बन गया। ऑल राइट, नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द फॉर्मेट जहाँ पर हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर h था तो ये वाले ट्राइंगल का हाइट आ जाएगा h प्लस 20। ठीक है, h को हमने कैसे ब्यूटीफुली यूज किया, एक में साइड आ जाएगी h माइनस 20 और दूसरे में आ जाएगी h प्लस 20। अब ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ट्राइंगल्स होंगे हमारे 30 डिग्री वाले और 60 डिग्री वाले।
अब इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, अपने लिए लिख कर रखा है कि मैं भी पढ़ाते वक्त भूल ना जाऊं कि डिस्टेंस ऑफ क्लाउड की बात करनी है। तो जब इफ आई एम टेकिंग सो मच ऑफ केयर चिल्ड्रन इन प्लॉटिंग दैट इन द डायग्राम, प्लीज डू नॉट टेक अ चांस इन द एग्जाम। अगर आपको जो जो निकालना है आपने डायग्राम में पहले ही लिख लिया, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर 3 पार्ट्स है ना तो वहां पर ही लिख लो डायग्राम में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कभी गलती नहीं होगी और बार बार डर नहीं होगा कि कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ताकि मैं भी ना भूल जाऊं। अब ले लेते हैं 2 ट्राइंगल्स हमारे, वही हम tan 30 लगाते हैं, वही हम tan 60 लगाते हैं। क्यों? बिकॉज हाइट्स की पहले बात कर रहे हैं और बेस लाइन AE कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इन दोनों के बीच में ये बेस लाइन कॉमन है, ये हमें हेल्प करेगी एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स में से कोशिश करते हैं AE का वैल्यू एक्सप्रेस करने में। AE को मैंने लिख लिया, tan 60 को अप्लाई किया था, h+20/√3 आ गया। कैसे आया वो मैं अब यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। tan 30 हमने लिया, h-20 अपॉन AE, फिर से हमने AE का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखो AE का एक्सप्रेशन आ चुका है और दोनों h के टर्म्स में है, तो सिंपल इक्वेट कर देते हैं। और इसमें इक्वेट करने में जो सबसे मजेदार बात है, यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3, इनको मल्टीप्लाई करो तो √3 गायब। h+20 इक्वल टू 3h-60, जिसको हमने आराम से सॉल्व किया और h आ गया हमारा 40 मीटर्स। नाउ क्या है हमारा h? h इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सर्फेस ऑफ द लेक। ये आ गया मेरा 40। तो एक बात तो समझ आती है, अगर ये 40 है तो यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम A, तो वो तो डेफिनेटली बिलोंग करता है इस ट्राइंगल को। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, आ चुकी है, और मुझे हाइपोटेन्यूज की निकालनी है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज sin 30। और sin 30 की तो वैल्यू भी प्यारी सी होती है 1/2। तो हमने ट्राइंगल लिया 30 डिग्री वाला, sin 30 लगाया, h-20 आ चुका है, अपॉन AC से मुझे हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड मिल जाता है 40 मीटर्स। एंड हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. One observer estimate the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degrees. Okay, so we have a basket, हॉट एयर बलून, और हम यहाँ पर फोकस करेंगे बास्केट पे। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं ग्राउंड लेवल, और इसके अंदर 1 ऑब्जर्वर, यानी कि 1 ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ले लिया और ऑब्जर्वर की हाइट गिवन नहीं है। चिल्ड्रन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जिस केस में कोई भी ऑब्जर्वर है ABC, कोई भी ऑब्जर्वर जिसकी हाइट मेंशन्ड नहीं है, मैं उसको बना रही हूँ डायग्राम में, आप वहां पर एक सिर्फ पॉइंट लोगे और उसी से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, अब हमारा ये ऑब्जर्वर आ गया फर्स्ट वन। इसके बारे में ना तो हाइट है ना कुछ खास और बात दी हुई है, बट एक हॉट एयर बलून है जिसका एलिवेशन दिया है 60 डिग्रीज। तो दिस मैन इज ऑब्जर्विंग द बलून। अब बलून है, फिर से वही बलून की हाइट तो यहाँ है ना, लेकिन व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड? इसके लिए हम बेस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। और दूसरा यहाँ साफ साफ लिखा है बास्केट जो है उसकी, हालांकि डजंट मैटर, कोई भी पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारा यहाँ दिया हुआ है बास्केट। तो बास्केट पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, बेस पे हमने A ले लिया, जिस जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं सबको हमने मार्क कर लिया। तो पॉइंट्स आ गए, पॉइंट P से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट B को, तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट बना देते हैं। लाइन ऑफ साइट यहाँ से बन गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है बड़े आराम से 60 डिग्रीज। ठीक है, ये एलिवेशन एरो अपवर्ड 60 डिग्रीज दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं इसको। While another observer, इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वर्स हैं, तो एक और ऑब्जर्वर को ले लेते हैं, बट वो कहाँ लेना है? This observer is 100 meters away. अब अवे का मतलब क्या है? हालांकि वो ऑब्जर्वर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों के केस में 100 मीटर्स ही हो सकता है, लेकिन अवे का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू दिस बलून, दिस इज अवे मतलब इसके पीछे, सो 100 मीटर्स बिहाइंड। तो ये हमने एक और ऑब्जर्वर ले लिया, एंड बिटवीन द टू द डिस्टेंस इज 100 meters given in the question. So दूसरे ऑब्जर्वर की पोजीशन समझ आ गई। अब ये जो पर्सन है वो भी पॉइंट B को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ से एक और लाइन ऑफ साइट हम बना देते हैं। अब डेफिनेटली एंगल तो छोटा ही होगा, ये भी एक दूसरा हिंट है कि ऑब्जर्वर हमारा इसके पीछे है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया और दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 30 डिग्री। डायग्राम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखते हैं हमें निकालना क्या क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी मुझे ये वाला हाइट निकालना है, तो इसको मैंने ले लिया h। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट। नाउ बी केयरफुल चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन मैंने
इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने फिर से मॉडरेट लेवल में क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज इसके अंदर हमें तीनों कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं। तीनों कौन कौन से? ये हाइट हमें निकालने के लिए बोला गया है, दिस इज द डिस्टेंस। अब इन्होंने यहाँ पर बोला हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हम निकाल रहे हैं वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। दूसरे केस में कहा है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई। फिर क्वेश्चन आता है कि वो फर्स्ट ऑब्जर्वर कौन है हमारा, दिस पर्सन इज द फर्स्ट ऑब्जर्वर, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, B से लेकर P तक का डिस्टेंस, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। अब अगर बास्केट से देखा जाए तो डिस्टेंस है उसका Q, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने लिखा है the horizontal distance. That is why this question I've included in the moderate level. इसको प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करो। वैल्यूज तो आप निकाल लोगे, पर क्या निकालना है और कैसे निकालना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। इस हाइट में कोई डाउट नहीं था, वो आप आराम से निकाल लोगे। This distance of the basket from the first observer, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। थर्ड केस में उन्होंने मेंशन किया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिकॉज दे वांट यू टू चेक कि भाई तीनों चीजें आपको आती है कि नहीं आती हैं। तो एक हमने निकाला वर्टिकल, एक हमने निकाला डायगोनल, और एक हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड स्लोपिंग डिस्टेंस। अब स्टार्ट करते हैं अपने वही फॉर्मेट से। फॉर्मेट में वही दो ट्राइंगल्स, फिर से वही परपेंडिकुलर और बेस से स्टार्ट करेंगे। तो टैन रेशियो लगाते हैं। टैन रेशियो में फिर से अगर 60 है तो H अपॉन PA, एंड अगर 30 है तो H अपॉन QA, दोनों लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब QA अगर हम बात करते हैं इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, ये PA से सिर्फ 100 मीटर्स ज्यादा है। तो अगर हम PA को देखें और इस डिस्टेंस को लिखें तो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ PA। इसको हम लिख लेते हैं tan 30 हमने लिखा H अपॉन AP प्लस 100। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक कॉमन एलिमेंट चाहिए दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, तो मैंने AP को ले लिया कॉमन एलिमेंट। एक साइड से मुझे मिल गया √3H माइनस 100 और दूसरी साइड से H अपॉन √3। इनको इक्वेट कर देते हैं। सिंपल इक्वेट किया तो हमने लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास H इक्वल टू 3H माइनस 100 √3। H हमारा इंडिपेंडेंट हो गया है √3 से, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने और H का वैल्यू आ गया 50 √3, ठीक है। H का वैल्यू आ गया यहाँ पर हमारा 50 √3। चलो कुछ तो वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। अब कुछ वैल्यू आ गई है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, यानी कि अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज, ओके, ये मैंने पूरा क्यों लिखा, बिकॉज इस से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। और ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो रेशियो हमारा हो जाएगा साइन। सो लेट अस यूज दिस ट्राइंगल विद 60 डिग्री एंगल, उसमें साइन रेशियो को हम अप्लाई करते हैं। AB हम निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो बड़े आराम से मेरे पास PB का वैल्यू आ गया 100 मीटर्स। तो द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई इज 100 मीटर्स। लेकिन अभी एक थर्ड पार्ट बाकी है। थर्ड पार्ट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा AP, क्योंकि मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे AP का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है, AP का वैल्यू हम ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं H के टर्म्स में। H है 50 √3 और उसको हमने √3 से डिवाइड किया तो AP का वैल्यू आ गया 50। नाउ इफ दिस इज 50 मीटर्स तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर्स। तो हमारा जो सेकंड ऑब्जर्वर है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, हमारा 150 meters, ठीक है। I hope this is clear, and with this we complete 5 more questions of this. Now the last 5 questions I promise and guarantee are going to be the most interesting but a bit challenging. So keep watching. In the next module we are coming up with the last 5 questions that include the case study questions as well. Till then, goodbye.